इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अब तक 3 जंगें लड़ी जा चुकी थी, 1948, 1965 और 1971। लेकिन 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। मगरबी पाकिस्तान में अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आ चुकी थी और अगले 6 साल तक इस पाकिस्तान को जिस तरीके से संभाला था, मुखालफीन का यही ख्याल था कि ये आज नहीं तो कल अपने वजूद पे कायम नहीं रह सकेगा। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक कोट कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बना के रहेंगे, ये फिक्रा बहुत सारे लोगों को अजीब लगे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की सलामती के लिए ये कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका हुआ था। आप शाम, इराक, लीबिया और फ़लस्तीन का हाल आज देख सकते हैं। और खाना जंगी और बैरूनी तबाही से अगर इस मुल्क को किसी ने बचाया है तो वो ये पर्सनैलिटी थी। 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो चुके हुए थे। 60s के ज़माने में कनाडा ने पाकिस्तान और इंडिया को कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिए थे। कनाडा ने ये रिएक्टर्स पहले इंडिया को दिए थे और उसके बाद पाकिस्तान को ऑफर की थी और खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान को ये रिएक्टर्स मुकम्मल तौर पर सप्लाई नहीं हुए थे। अगर आपको ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स और इस तरह की चीज़ों का ना पता हो तो पहले आप ये समझ लें कि जो एटम बम होता है वो यूरेनियम की मदद से बनता है। यूरेनियम जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है और फिर इसी यूरेनियम से फिशन रिएक्शन होता है जो कि इन रिएक्टर्स के अंदर होता है। अगर आपके पास यूरेनियम ना हो तो फिर आप प्लूटोनियम बनाते हैं जो कि लेबोरेटरी में बनता है, जो नेचुरली बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले आप प्लूटोनियम बनाते हैं, देन फिर अपना फिशन रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन जो कनाडा ने पाकिस्तान और इंडिया, मोस्टली इंडिया को जो रिएक्टर दिया था वो प्लूटोनियम रिएक्टर था, जिसकी मदद से प्लूटोनियम को बनाकर उसके बाद उस रिएक्शन को कंटिन्यू किया जाता था। अब चूंकि पाकिस्तान को ये रिएक्टर्स नहीं मिले थे तो उसके साथ साथ पाकिस्तान, जो कि अब 2 टुकड़ों में भी तकसीम हो चुका हुआ था, इसके बाद पाकिस्तान में वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन चुके थे और उसके बाद इंडिया ने 1974 में पोखरान में एटॉमिक बॉम्ब के तजर्बात भी कर लिए थे। और फिर इसी टाइम पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खत लिखा कि वो ये सब कुछ खुद कर सकते हैं। तो ये सब कुछ पैरेलल में सब चल रहा था और ये आप पाकिस्तान की खुशकिस्मती कहें या इत्तफाक कह लें, लेकिन पाकिस्तान भी अब एटमी सफ़र की तरफ बढ़ चुका हुआ था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हॉलैंड में बैठे हुए ये लेटर्स मिले कि वो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर जर्नी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बग़ैर किसी इंतज़ार के या बग़ैर कुछ सोचे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को वेलकम किया और उसके बाद कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री, जिसको आम ज़बान में KRL भी कहा जाता है, इस लेबॉर्ट्री के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक नई जान बख्श दी थी। अब इंडिया ने पोखरान में अपने ये तजर्बात कर लिए थे और ये तजर्बात करने के बाद इंडिया अब इस खित्ते में अपनी एक धाक बिठा रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान की सलामती के ऊपर अब वाक़यातन सवालात उठना शुरू हो चुके हुए थे। क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पास जो प्लान था वो प्लूटोनियम का नहीं बल्कि वो यूरेनियम का था, जिसकी मदद से पाकिस्तान अपनी एटॉमिक जर्नी कंटिन्यू कर सकता था। एक बात जो यहाँ पे मैं जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि पाकिस्तान की एटॉमिक जर्नी में सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हाथ नहीं था, बल्कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और नेस्कॉम जैसे इदारों के साइंटिस्ट की भी इक्वल कंट्रीब्यूशन थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कंट्रीब्यूशन अगर इस पूरी जर्नी में परसेंटेज वाइज देखी जाए तो सिर्फ 10% थी, बाकी 90% रेस्ट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन प्ले की थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने न्यूक्लियर इनरिचमेंट के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया था, जबकि इसके बाद बॉम्ब कॉन्फ़िगरेशन और हाई एक्सप्लोजिव टनल्स में जितनी भी कंट्रीब्यूशंस थी वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट ने की थी। अब ये एटॉमिक जर्नी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जाने के बाद ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ज़ियाउल हक के ज़माने में भी ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा। अब ज़ियाउल हक के टाइम तक बहुत सारे लोगों ने तो ये दावा किया था कि पाकिस्तान अपने एटम बम बना चुका हुआ था, ये यूँ कह लें कि वो अगर वो तजर्बात करना चाहता तो वो कर सकता था। अब ये इंतज़ार क्यों किया गया या फिर इसको डिले क्यों किया गया, ये किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़ियाउल हक के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म होना शुरू हो चुका था कि पाकिस्तान भी इस तरह के तजर्बात के लिए पर तोल रहा है। अब इस वक्त में ज़ियाउल हक ने ये तमाम प्रेशर को बर्दाश्त भी किया और इस चीज को आगे जारी भी रखा। Electricity. But you won't sign that nuclear non-proliferation treaty, will you? No. Why won't you do that? John, freedom has no price. अब ये वो वक्त था जब ज़ियाउल हक पाकिस्तान के सदर बन चुके हुए थे, लेकिन दूसरी जानिब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और अमेरिका सोवियत यूनियन को ज़ेर करना चाहता था। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान की मदद दरकार थी। अब ये पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती कह लें, ज़ियाउल हक के लिए वो इत्तफाक कह लें कि अब अमेरिका की सारी तवज्जो उस वक्त सोवियत यूनियन को शिकस्त देने में थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के एटॉमिक जर्नी के ऊपर उनकी इतनी तवज्जो थी या उन्होंने डेलिबरेटली इन चीज़ों को डिले किया। इस बारे में फिर एक अपनी अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं डिटेलली ये बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिकन कांग्रेस में हमेशा से एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता था कि पाकिस्तान इस वक्त कोई भी एटॉमिक तजर्बात की तैयारी नहीं कर रहा।
ज़ियाउल हक के बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें या फिर नवाज शरीफ की हुकूमतें, ये काम प्रायोरिटी पे चलता रहा। इवन बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कोरिया से इंपोर्ट करवाने में भी पाकिस्तान में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इन पॉलिटिकल लीडर्स की कंट्रीब्यूशन या फिर यूँ कह लें कि जब ये लोग क्रेडिट लेते हैं तो उसके ऊपर तनकीद करते हैं और क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन इन तमाम लोगों का अपने अपने वक्त में इक्वल रोल था, इक्वल कंट्रीब्यूशन थी और इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। अब 90s के टाइम तक इंडिया के अंदर बीजेपी की हुकूमत आ चुकी हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हुए थे। आज के हालात आप लोगों के सामने हैं। अब नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और किस तरीके से कभी पानी बंद करके, कभी अटैक के नाम पे और कभी टेररिज्म के नाम पे पाकिस्तान के ऊपर मल्टीपल टाइम अटैक हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। एक अनरेस्ट सिचुएशन 2016, 2019 और 2025 में आप लोग देख चुके हैं और यही इसी तरीके से ही अनरेस्ट सिचुएशन बीजेपी के टाइम पे रही जब अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और उनके मुख्तलिफ बयानात जो थे वो खित्ते के अंदर एक अनरेस्ट पैदा कर रहे थे। आज के टाइम पे भी जब नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी ग्राफ डाउन होता है तो वो हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाकर पब्लिक वोट और नेशनलिज्म के नाम पे लोगों के सेंटिमेंट्स को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं और यही काम तब के बीजेपी के भी था। अपनी राम मंदिर वाली वीडियो के अंदर भी मैंने ये बात बताई थी किस तरीके से 1979 के बाद से बीजेपी ने राम मंदिर का इशू उठाकर और रथ यात्रा वाली तमाम कहानी से लोगों के जज्बात को इकट्ठा किया और लोगों का वोट बैंक जो है वो अपनी जानिब कामयाब करवा लिया। और फिर कुछ यूं हुआ कि 12 मई 1998 को इंडिया ने दोबारा से पोखरान के मकाम पे एक एटमी तजुर्बा किया और वो कामयाब भी हुआ, जिसके बाद दुनिया का रिएक्शन बहुत ज़्यादा सवेयर था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, अमेरिका, तमाम कंट्रीज़ इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि एक अनरेस्ट सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और इवन के जापान जो कि खुद हिरोशिमा और नागासाकी का अफेक्टेड था, वहाँ के लोग तो बाकायदा स्ट्राइक पे आ चुके हुए थे सड़कों के ऊपर। लेकिन इंडिया ने फिर 2 दिन के बाद दोबारा से एटमी धमाके किए और दोबारा से अपनी धाक बिठाने की कोशिश की और उम्मीद ये की जा रही थी कि इंडिया के ऊपर किसी तरह की फाइनेंशियल पाबंदियाँ भी लगी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। G8 के इजलास में जो कि ठीक इस इवेंट के बाद हुआ था, तब वहाँ इन्वेस्टर्स ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की भी अनाउंसमेंट्स कर दी थी, जिसके बाद ये पाबंदियों के तमाम ऐलान हवा में उड़ चुके हुए थे और पाकिस्तान भी इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। अब जब दूसरी जानिब ज़ियाउल हक के तैयारे हादसे के बाद और सोवियत यूनियन के टुकड़े हो जाने के बाद अमेरिका को पाकिस्तान से वो तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं थी, तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की एटॉमिक जर्नी के ऊपर सवालात अमेरिकन सेनेट में उठना शुरू हो चुके हुए थे, क्योंकि सिर्फ एक बम बनाना तो ज़रूरी होता नहीं है, उसके साथ एक पूरा सिस्टम भी डेवलप करना ज़रूरी होता है। मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड रेस्ट ऑफ द वर्क ये बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें कुछ वक्त तो लेती हैं। तो उस टाइम तक अमेरिका ने प्रेसलैंड अमेंडमेंट्स और ब्राउन अमेंडमेंट्स जैसी एक्ट्स पाकिस्तान के लिए नाफिज किए और पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी लगाई और एक प्रेशर जो कि उस वक्त पे पाकिस्तान में जो भी वज़ीर आज़म था उसके ऊपर एक्सर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान उन तमाम प्रेशर्स को झेलता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला गया। इंडिया के पोखरान वाले धमाकों के बाद पाकिस्तानी अवाम का भी अब सब्र जवाब दे चुका हुआ था। पब्लिक डिमांड बहुत हो चुकी थी कि कुछ भी हो जाए धमाके करें। इवन दो के बहुत सारे पॉलिटिशियंस तो ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब कौम आपका धमाका कर देगी। इमरान खान तक ने बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया हुआ था। ये इंटरनल प्रेशर था जो कि नवाज शरीफ के ऊपर था। एक्सटर्नली बिल क्लिंटन और अमेरिकन कांग्रेसमैन मल्टीपल टाइम नवाज शरीफ को इस बात के ऊपर राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपना ये मंसूबा रद्द कर दें और पाकिस्तान को मुख्तलिफ इमदाद की शक्ल में उनकी हेल्प कर दी जाएगी और उनको इस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ ने उसके ऊपर भी अपना प्रेशर जो है वो आने नहीं दिया और इसके ऊपर कायम रहे। अमेरिकन पॉलिटिशियंस का एक ग्रुप पाकिस्तान भी आया और पाकिस्तानी हुकूमत को कायल करने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो इस बात पे कायल नहीं हुए तो अब अमेरिकन का इस बात पर यकीन हो चुका था कि पाकिस्तान अब बहुत जल्द धमाके करेगा। लेकिन करेगा कहाँ, इसके ऊपर कोई भी सर्टन नहीं था। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे पे देखें तो पाकिस्तान एक ज्योग्राफियाई लिहाज से बहुत ज्यादा वास्ट है, जहां पर एक तरफ सख्त गर्मी पड़ रही होती है तो दूसरी तरफ सख्त सर्दी पड़ रही होती है। पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान का एक इलाका चागी जो कि शदीद गर्म तरीन इलाका है और यहाँ पर आबादी का दूर दूर तक निशान नहीं है। चागी के इस इलाके में दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर और बाकी साइंटिस्ट के इंटरव्यूज के मुताबिक भी पाकिस्तान ने 80s के ज़माने में ही इस इलाके का इंतखाब कर लिया था और तब से ही वो इस एटॉमिक जर्नी की तैयारी भी शुरू कर चुका हुआ था, क्योंकि एटमी धमाका फिशन रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है जो कि आम खुली फिजा में होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जाता है जहां पर कोई आबादी ना हो या फिर ऐसे इलाके जहां पर एक कंजेस्टेड एनवायरनमेंट हो ताकि एक रिएक्शन के तौर पे इन तमाम चीज़ों को देखा जा सके। चागी के इन पहाड़ों के अंदर कई किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदी गई जहां पर यह रिएक्शन प्लेस होना था और अमेरिका जो कि अपनी
इन इलाकों के ऊपर सैटेलाइट सर्विलेंस भी कर रहा था। तो ये एक पूरा एक चैलेंज था जिसको बहुत टाइम तक या एहतियात के साथ, बहुत डेलिकेसी के साथ सरंजाम दिया गया था, क्योंकि ये एक टाइम सेंसिटिव मैटर भी था और इसके अलावा इसमें अनसक्सेसफुल या फेलियर के चांसेस होने की सूरत में जो पाकिस्तान को सिचुएशंस बाद में फेस करना पड़ सकती थी, उसका भी एक प्रेशर था। कोर कमांडर कोयटा और पाकिस्तान एयरफोर्स उस टाइम पे हाई अलर्ट थे, क्योंकि उससे ठीक एक रात पहले 27 मई की रात को यह खबर मौसूल होना शुरू हो चुकी हुई थी कि इंडियन एयर बेसिस के ऊपर इसराइली और इंडियन मिसाइल चागी के इन पहाड़ों का निशाना बनाकर बैठे हुए हैं या इस एरिया के ऊपर अपनी सर्विलेंस रखे हुए हैं, जहां पर एक मिसाइल अटैक का भी खतरा था, जिसको रातों रात एक कामयाब ब्यूरोक्रेटिक मूवमेंट और खारजा पॉलिसी के थ्रू रुकवाया गया। Action is one of indignation and outrage at a violation of Pakistan's airspace without its knowledge, without consultation with Pakistan, even if Pakistan had been consulted. इस लाइव इंटरव्यू के बाद इसराइल और इंडिया की ज्वाइंट कोलैबोरेशन कभी भी सक्सेसफुली पाकिस्तान की तरफ आ नहीं सकी और फिर 28 मई 1998 को दोपहर 3 और 4 बजे के दरमियान पाकिस्तान ने एटमी धमाके कर दिए और चागी के ये ब्राउन पहाड़ सफेद कलर में कन्वर्ट हो गए। 28 मई को किए जाने वाले धमाके यूरेनियम मेटल की मदद से किए गए थे, जबकि 30 मई को बकिया धमाके प्लूटोनियम और प्लस यूरेनियम मेटल की मदद से किए गए थे और इस तरीके से इंडिया के 5 धमाकों का जवाब पाकिस्तान ने 6 धमाकों से दिया। इस तरह पाकिस्तान दुनिया का 7वां और इस्लामिक मुल्कों में पहला एटॉमिक कंट्री बन चुका हुआ था। आज के ज़माने में पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से बहुत सारे लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, ज़ियाउल हक, जुनेजो, बेनज़ीर भुट्टो, इन तमाम लोगों को नज़रअंदाज कर देती है। हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने पॉलिटिशियंस को हाईलाइट करता है कि इनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। अगर इमरान खान भी 98 से पहले एक बार वज़ीर आज़म बन जाते तो शायद उनकी भी कंट्रीब्यूशन PTI सपोर्टर ज़रूर करते, लेकिन बात यह है कि ये एक मुल्क की सलामती का मसला था जिसको हर आने वाले शख्स ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा किया और पाकिस्तान आज अपनी जगह पर कायम है। But the present test of India has really shaken the balance of power in this region.